रेत के टैलों के बिनते बगड़ते नक्कूश आपने देखे हैं। हवाएं उन्हें क्या क्या शक्लें देती रहती हैं। यही कैफियत इंसान की है। इंसान खुद को क्या क्या समझता है, कैसी कैसी पायदार तवक्कात रखता है, कैसे कैसे अनोखे दावे करता है। कहीं वो शिद्दाद नमरूद नजर आता है तो कहीं हिटलर और मुसोलिनी। कौन बाकी रहा, कौन पायदार है? सब दास्ताने छोड़ जाते हैं। वक्त की हवाएं नक्कूश बिगाड़ती हैं, बनाती हैं। जिंदगी सलामत रहती है तो ये नक्कूश महफूज रहते हैं। मौत आती है तो सिर्फ कहानियां रह जाती हैं मेरे दोस्तों, जिनसे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। पुरइसरार और रोमानवी हैरत अंगेज कहानी नीतिका। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है नीतिका एपिसोड नंबर 15। जहाज़ पर दूसरे लोग भी थे। खुद मेरे साथियों में जवान लड़कियां और जवान लड़के मौजूद थे। मुमकिन है कि वो एक दूसरे से मुतासर थे या नहीं, लेकिन खुद मेरे लिए एक दिलचस्प मशगला मौजूद था। गो मैं उससे बचना चाहता था, लेकिन फिर भी। दूसरे दिन सुबह यूं ही तनहा एक जगह खड़ा था कि मिस मरीसा फिर नमूदार हो गईं, लेकिन आज उनके साथ मोना भी थी। हेलो सरफराज, और ना जाने क्यों मेरे जहन में शरारत रेंग आई। हेलो मरीसा, मैंने नहायत प्यार भरे लहजे में कहा। कैसे हो? मरीसा करीब आ गई। तुम्हारी खुशबुएं फिजा में रची बसी हैं, अच्छा ही होगा। मरीसा चौंक पड़ी, मुझे घूरती रही, फिर मूना की तरफ देखा। मूना की निगाहों में भी मुस्कुराहट थी। वो अजीब सी निगाहों से मरीसा को देख रही थी। मरीसा ने कुछ होंठों पर जुबान फेरी और फिर फीके अंदाज में मुस्कुरा दी। आज मूड बहुत अच्छा मालूम होता है। मैं तो हमेशा ही ठीक रहता हूँ मिस मरीसा। क्या आपको कभी कोई शिकायत हुई? नहीं, लेकिन मेरा मतलब है। मरीसा झूठ बोल रही है मिस्टर फरजान। उसने मुझसे आपके बारे में न जाने क्या क्या कहा है। क्या कहा है मिस मोना? बराह करम मुझे बताएं। मिस मरीसा इंतहाई दिलकश शख्सियत की मालिक हैं, लेकिन वो। मोना प्लीज, मरीसा खुश आमदाना अंदाज में बोली। लेकिन तुम तो छोड़ो, दूसरी बातें करे। लेकिन तुम मुझे इनसे मिलाने लाई थी मरीसा, मोना ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम शरारत पर आमादा हो। आओ, चलो आगे आओ। मिस्टर फरजान प्लीज, मैं अभी वापस आती हूँ, मरीसा ने कहा और मोना को खींचती हुई एक तरफ ले गई। मेरे पेट में कहके मचल रहे थे। यकीनन मरीसा ने मोना को मेरे बारे में क्या क्या बताया होगा और वो अच्छे अल्फाज ना होंगे, लेकिन मेरे इस वक्त के रवैये से उसे कुछ उम्मीद बंध गई और अब वो मोना को इसलिए खींच कर ले गई कि मोना मेरा मूड ख़राब ना कर दे। ऐसी अहमक कैसी बेवकूफ़ लड़की है। तकरीबन 15 मिनट के बाद वो फिर आ मौजूद हुई। बड़ी शरीर है ये मोना, बस फजूल बकवास करती है। मैंने सोचा ना जाने क्या क्या कह दे, इसलिए मैं उसे टाल आई। मैं किसी की बातों का बुरा नहीं मानता मिस मरीसा। कोई मेरे बारे में कुछ भी कहता रहे, मेरे ऊपर क्या असर पड़ता है, मैंने सर्द लहजे में कहा। यकीनन यकीनन, मरीसा चौंक कर बोली। मैंने चेहरे पर संजीदगी के आसार पैदा करके समुंदर की लहरों पर निगाहें गाड़ दी। क्या सोच रहे हो सरफराज? क्यों, मेरी सोच पर कोई पाबंदी है क्या? मैंने तीखे अंदाज में पूछा। अरे नहीं नहीं, ये बात नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। मेरा मतलब है। मरीसा मेरे बदले हुए अंदाज पर फिर बौखला गई। मेरी समझ में नहीं आता मिस मरीसा, आप क्या चाहती हैं? कब तक ना समझोगे सरफराज? मरीसा ने मेरी पुश्त पर दोनों हाथ रखते हुए कहा। बराह करम दूर हटकर खड़ी हों। मैं खड़ा हो गया। क्या हो गया सरफराज तुम्हें? अभी थोड़ी देर तक तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। गुलाम हूँ आपका, अपनी मर्जी का मालिक हूँ। जिस वक्त चाहूँ जैसी चाहूँ गुफ्तगू कर सकता हूँ, मैंने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा। मरीसा उछल कर पीछे हट गई। तुम पर फिर दौरा पड़ा है, वो रोहांसे लहजे में बोली। हाँ, दौरा पड़ा है, फाड़ खाऊंगा, उठाकर समुंदर में फेंक दूंगा, मैंने तिंग कर कहा। तुम बदतमीज हो, वो पीछे हटते हुए बोली। शट अप, मैं धाड़ा। मैं देख रहा था कि दूर दूर तक कोई नहीं है। जलील हो तुम, कमीने हो। गेट आउट। मैं उसकी तरफ झुका जैसे मरीसा को उठाना चाहता हूँ और वो उछल कर निकली। ऐसी भागी के पलट कर न देखा।
और उसके बाद मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। मुझे इस बेवकूफ़ लड़की पर रहम भी आया था, लेकिन इसकी हरकतें ऐसी थी कि शरारत खुद ब खुद जहन में आ जाती थी। बहरहाल दोपहर के बाद कौसर खातून मिली, वही बदला हुआ अंदाज जो मुझे पसंद ना था। मुझे तो हरी मिर्च ही पसंद थी, लेकिन कौसर के चेहरे पर शरीनी थी। सरफराज साहब, कौसर बीबी, मैंने मखसूस अंदाज में कहा, और कौसर ने शर्माई हुई निगाहों से मुझे देखा। आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे। अरे क्या हुआ कौसर बीबी? आप मुझसे तखातब का अंदाज बदल दें। क्यों? इसलिए कि अब आप वो नहीं रहे जो बन गए थे। बन गए थे? हाँ। काश मेरी मोटी अकल में कुछ आ सकता। मेरा दिल चाह रहा है कि आपसे बहुत सी बातें करूं। करें कौसर बीबी, लेकिन एक शर्त पर। हुक्म दें। आप मुझे इस अंदाज में कौसर बीबी नहीं कहेंगे, फिर सिर्फ कौसर कहें। एक अर्ज करूं, माफ़ कर देंगी? कहिए। आपने खुद ही मुझसे कहा था कि मैं आपको कौसर बीबी कहा करूं। एक अर्ज मैं भी करूं सरफराज साहब? जी जी फरमाइए। खुदा के लिए आप मुझे पिछली बातों पर शर्मिंदा ना करें। एक शर्त पर कौसर बीबी। फिर वही? हाँ, इसलिए कि अभी तक हमारे दरमियान मामला तय नहीं हुए। अच्छा फरमाइए। हम उन बातों पर गुफ्तगू करेंगे जो आपके या इजाज़त दें तो मेरे एहसास मेरे लिए आप इस सिलसिले में अपने सच्चे जज्बात में मुझे आगाह करेंगे। उसके बाद हमारे दरमियान नया माहदा होगा। कौसर मुस्कुराने लगी, फिर बोली, मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है सरफराज साहब। क्यों? बस मुझे शर्मिंदगी होगी, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है। मैंने कहा, मैं भी ज़रूरी समझती हूँ। जी, मैं हैरत से बोला। हाँ, उसके बाद आप मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे। शर्मिंदा ना करें कौसर बीबी। देखिए, अब मामला तय होते जा रहे हैं, इसलिए जारहाना रवैया रखना है। आइए उस तरफ चलिए। ना जाने इन सारे लोगों ने अपने साथ लड़कियां क्यों ले ली हैं। बाद औक़ात फजूल बातों से कान खा जाती हैं। कौसर ने एक सुनसान हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा, और मैं उसके साथ साथ चल पड़ा। मेरे जहन में अजीब से ख्यालात थे। कौसर के बारे में दिल के पोशीदा गोशों को टटोल चुका था। अच्छी लड़की थी, दिलचस्प थी, बेहद जज्बाती थी, लेकिन मैं उसका एहतराम तो कर सकता था, उससे मोहब्बत नहीं। हम इस खामोश गोशे में पहुंच गए और कोड रेलिंग से टिक गई। बिस्मिल्लाह, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आप करें। कौसर भी मुस्कुराने लगी। वो आप नाराज़ तो ना होंगी? जी नहीं। कौसर ने शर्माकर निगाहें नीची कर ली। एक और शर्त, वो भी फरमा दें। हर सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। मैं कोशिश करूँगी। शुक्रिया। तो कौसर साहबा, पहला सवाल, आपने जिस वक़्त पहली बार मुझे बाहसियत ड्राइवर देखा तो आपके जहन में क्या तासुरात थे? सरफराज साहब, कौसर ने एहतजाज किया। मुआहदे के तहत मैंने उसे याद दिलाया और कौसर मुझे शर्मगी निगाहों से देखती रही, फिर बोली, लेकिन उसके साथ मेरे जहन में भी कुछ सवाल उभरेंगे। मैं उनका जवाब दूंगा। वादा? हाँ। कौसर ने एक गहरी सांस ली, फिर एकदम मुस्कुरा पड़ी। वादा करें कि आप मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे। मैं झूठ बोलना नहीं चाहती हूँ। आज तक नहीं माना मिस कौसर। आप ये ख्याल ज़हन से निकाल दें। तो मैंने सोचा कि ये शख्स क्या मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहता है। ओहो, क्यों? आप शक्ल सूरत से ड्राइवर नहीं मालूम होते थे। अच्छा, फिर? जब मुझे यकीन हो गया कि आप ड्राइवर ही हैं तो मैंने आपके बारे में सोचा कि आप निकम्मे हैं। मुमकिन है आप बचपन से ही काम चोर हों और स्कूल से भागते रहे हों और तालीम ना हासिल कर सके हों। मुझे आप पर गुस्सा आया और आपने तालीम क्यों नहीं हासिल की, इतनी अच्छी शक्ल सूरत को मसख क्यों कर दिया। तब मैंने सज़ा के तौर पर आपको वर्दी पहनाई। मैं जब भी आपकी शक्ल देखती मुझे गुस्सा आ जाता। मैं आपको एहसास दिलाना चाहती थी कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। अच्छा, फिर? उस रोज़ मैंने इंसानियत से गिरी हुई हरकत की थी जिस पर सख्त शर्मिंदा हूँ। किस रोज़? पिकनिक पर मैंने आपको खाने के सिलसिले में। चलिए उसे जाने दें। नहीं, पहले उसे आप माफ़ कर दें। शर्त वही है। मैं मुस्कुराया। मैंने सोचा कि आप इस कदर अजनबियत क्यों बरते हैं। ड्राइवर हैं, इतने महज़ब बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। मैं चाहती थी कि आप वही बन जाएं जो नज़र आते थे, लेकिन बहरहाल मैंने उस रात मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं खाना भी नहीं खा सकी थी। अच्छा, फिर उसके बाद? अल्लाह सरफराज साहब, अब जाने भी दें। कौसर ने दोनों हाथों से मुँह छुपा लिया। आपकी मर्ज़ी कौसर बीबी। नहीं सरफराज साहब, नहीं, सिर्फ कौसर।
मैं जुर्रात नहीं कर सकता कौसर साहबा, मैंने संजीदगी से कहा। आपने एक वादा किया था। हाँ, तो उसे पूरा करें। मेरा ख्याल है कि आपको भी मेरे बारे में मालूम हो चुका है। मुझे वो बताएं जो किसी को नहीं मालूम। मसलन? मैंने पूछा। बस हकीकत, कौसर ने मुस्कुराते हुए कहा, और मेरी निगाहें कौसर की मुस्कुराहट पर जम गईं। ये मुस्कुराहट, होंठों की ये लर्जिश, आंखों की ये नमी, ये मेरे लिए अजनबी ना थी। नहीं कौसर, वो तुम भी नहीं हो कौसर, वो तुम भी नहीं हो जो मेरी मंजिल बनेगी। शायद वो कोई भी नहीं है, उसका वजूद ही नहीं है। और जुलेखा की मुस्कुराहट, उसका शिकवा, फिर नूर जहां, और फिर दुआ के लिए उठे हुए वो हाथ, सफ़ेद दुपट्टे में लिपटा हुआ तकद्दुस, और मरीसा की पुरहवस मुस्कुराहट, ये सारी मुस्कुराहटें यकजा हो गईं और कौसर की शक्ल उसमें मदगम हो गई। सरफराज साहब, बात मेरे कानों में उभरी। मैं चौंक पड़ा। अरे क्या हो गया आपको? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कौसर बीबी। क्या? कौसर ने आंखें निकाली। वादा खिलाफी? वादे? कमाल है, क्या हो गया? अचानक आपको कहाँ खो गए? कहीं नहीं कौसर बीबी, आप मेरी हकीकत खुद जानती हैं, फिर मुझसे क्यों मालूम करती हैं? मैं आपका मुलाजम हूँ, आपका मुलाजम और कुछ नहीं। अब मुझे गुस्सा नहीं आएगा जनाब, आप कैसी कोशिश कर लें, खुदा के लिए कौसर बीबी, आपकी मर्जी। चलिए, मैं आपसे आपके बारे में नहीं पूछती, आप ये अदाकारी तो छोड़ दें, मुझे सिर्फ अपना गुलाम रहने दें, मुझसे उसी अंदाज में गुफ्तगू करें, खुदा के लिए, खुदा के लिए। अगर आप संजीदा हैं सरफराज साहब, तो इत्मीनान रखें, आपका राज राज ही रहेगा। मैं आपसे आपके बारे में कुछ नहीं पूछूंगी, वादा करती हूँ। मिस कौसर साहबा, मेरी दरख्वास्त है, मुझसे इत्नाब करें, मुझसे नफ़रत करती रहें। नफ़रत या मोहब्बत के जज्बे इंसान के अपने बस में तो नहीं होते। कौसर आहिस्ता से बोली। मैं ख्वाब नहीं देख सकता कौसर, मेरी अंदर हिम्मत नहीं है। ख्वाब जदोजहद की राह दिखाते हैं, अमल ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, कौसर ने कहा। नहीं कौसर बीबी, मेरी राहें बेहद दुश्वार गुजार हैं, मैं आपसे मादरत ख्वाह हूँ, मैं आपकी मेहरबानियों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। सरफराज साहब, मैं आप पर अपना इत्तेफाक मसलत नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपने रवैये पर शर्मसार थी। अगर ये बात है कौसर साहबा, तो आप मुझे हमेशा अपना मुखलस दोस्त पाएंगी, मैंने कहा। शुक्रिया, कौसर ने खुश्क लहजे में कहा, और तेज़ कदम उठाती हुई चली गई। मैं दूर तक उसे जाते हुए देखता रहा था। अहमक लड़की, दीवानगी की बातें ना कर, अपनी शख्सियत को क्यों मजरू कर रही है, अपने माजी को क्यों ज़ख्मी कर रही है? जो थी वही ठीक थी, वही रह। और फिर मैंने एक ठंडी सांस लेकर कौसर की उस दीवानगी के बारे में सोचा। एक बार कहकशां को भी मैंने दिलासा दिया था, उसे भी खलूस मोहब्बत का सबक दिया था, कौसर को भी उसी की ज़रूरत थी, मगर अब तो कौसर का मसला था। मैं उसे क्या लिखूं, क्या कहूं? दीवानी लड़की फजूल हमाकतों में पड़ी है। नहीं, किसी से मुतासर होने की ज़रूरत नहीं है। जिस जगह कौसर तू नवाब फिरोजुद्दीन की लड़की है, मेरे मालिक, मेरे मौसन, इसे इस रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन किस तरह? और इस मौजू पर मैंने बहुत सोचा। बिल आकर एक तरकीब समझ में आ गई। दिल गवारा नहीं करता था, लेकिन इसके अलावा चाराकार भी नहीं था। और उसी रात मैंने एक खूबसूरत सूट पहना, सेंट लगाया, बाल संवारे और अच्छी तरह तैयार हो गया। बाहर निकलकर मैंने चारों तरफ देखा और उस तरफ चल पड़ा जिधर मरीसा का कैबिन था। मिस्टर डिक्सन, मैंने कैबिन पर आवाज़ लगाई। जानता था कि मिस्टर डिक्सन उसके कैबिन में नहीं होंगे, लेकिन मकसद ही कुछ और था। मरीसा ने मेरी आवाज़ सुनी और जल्दी से दरवाजे पर आ गई। उसने दरवाज़ा खोला, मुझे देखा और देखती रह गई। कर्नल यहाँ है मरीसा, मैंने पूछा। मरीसा ने खोए अंदाज में गर्दन हिला दी। ओहो, कहाँ गए कर्नल डिक्सन, मैंने कहा और आगे बढ़ने लगा। तब मरीसा ने मुझे आवाज़ दी। मिस्टर सरफराज। जी मिस मरीसा। मेरे साथ एक कप चाय ना पियेंगे? बाहर की फ़िज़ा बहुत खुशगवार है मिस मरीसा, यहाँ कैबिन में चाय पिलाएंगी? ओहो, रेस्तोरां में, मरीसा जल्दी से बोली। हाँ, वहाँ ठीक है। आप ठीक है ना? ख़राब नज़र आ रहा हूँ आपको? नहीं, मेरा मतलब है। क्या मतलब है आपका? आप पर दौरे तो नहीं पड़ेगा? एक शर्त पर, मैंने मुस्कुराकर कहा। बताइए।
आप अपना खूबसूरत तरीन लिबास पहनेंगी, खूबसूरत मेकअप करेंगी और मेरे साथ रक्स करेंगी। आप अब मजाक तो नहीं कर रहे मिस्टर सरफराज? हरगिज़ नहीं, मैं अभी तैयार होती हूँ। मरीसा खुशी से दीवानी हो गई। तब मैं बाल रूम में आपका मुंतज़िर हूँ। बस चंद मिनट। मरीसा बदहवासी से अंदर दौड़ गई और मैं मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। यही मुनासिब था, यही ज़रूरी था। कौसर की हिफाजत मेरा फ़र्ज़ था और हिफाजत करने का जो तरीका मेरी समझ में आया था वो यही था कि मैं मस्त अंदाज में चलता हुआ आगे बढ़ गया। जहाज़ की रेलिंग से टिके हुए बहुत से लोग मुख्तलिफ तफरीहात में मशगूल थे। ना जाने क्यों उन्होंने ख़ास नज़रों से देखा और दरमियाने बदन की एक खूबसूरत औरत को मैंने अपने पीछे आता हुआ महसूस किया। मैं रेस्तोरां में दाखिल हो गया। मध्यम मौसीकी हज़ीन फ़िज़ा थी। तब मुझे पुश्त से आवाज़ सुनाई दी, मिस्टर मिस्टर प्लीज़। उसी औरत की आवाज़ थी। मैं रुक गया, पलट कर देखा। पहले भी जहाज़ पर देखा था, मशरकी ही थी। सॉरी, आपको नहीं डिस्टर्ब किया? नहीं, फरमाइए, मैंने लगावट से मुस्कुराते हुए कहा। लिबादा ओढ़ा था तो चेहरा क्यों खुला रहने दूं? मिस्टर जोनाथन पिछले 2 रोज़ से बीमार हैं। यूं भी वह तन्हाई के आदी हैं। जब से सफ़र शुरू किया है 2-4 बार ही कैबिन से निकले होंगे, वो भी मजबूरी की हालत में, वरना कैबिन, किताब और वो, मैं उनके बरअक्स हूँ। औरत ने बेतकल्फ़ी से कहा। मिस्टर जोनाथन आपके शोहर हैं? मेरा नाम सरफराज है, थैलिस्मा जोनाथन एसआई हूँ। खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं अभी कुछ ना कहूँगी, वो दिलकश अंदाज में मुस्कुराती हुई बोली। कोई हर्ज नहीं है, मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा और हम एक मेज़ के गिर्द बैठ गए। थैलिमा मुझसे गुफ्तगू करने लगी। ज़िंदगी से भरपूर औरत थी, जानदार चेहरा था, उसे हसीन कहा जा सकता था। इंतहाई मुतनासब अल-अज़ाब। हमने काफ़ी का आर्डर दे दिया। मेरी निगाहें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जाती थी। किसी का इंतज़ार है आपको? हाँ, किसका? ओहो, वो मेरी साथी, मेरी दोस्त मरीसा। साथी दोस्त या कुछ और भी? थैलिस्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। साथी दोस्त, मैंने जवाब दिया। हाँ, गलती मेरी है। इन 2 लफ्ज़ों में तो सब कुछ छुपा होता है। लेकिन मिस्टर सरफराज, आपकी दोस्त मुझे आपके साथ देखकर महसूस तो नहीं करेगी? मेरा ख्याल है नहीं, गोया मैं बैठी रह सकती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और थैलिमा मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर के बाद मरीसा आ गई और बिलाशुबा मैं उसे देखता रह गया। मरीसा यूँ भी काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन इस वक्त तो उसने क़यामत ढाई थी। आसमानी रंग के टखनों तक के जापानी स्टाइल के लिबास ने उसे कुछ से कुछ बना दिया था। उसके जिस्मानी नक्वुश बेहद दिलकश थे। मैंने पहले एक बार भी उन पर गौर नहीं किया था। हेलो, मेरी आओ, थैलिस्मा ने कहा और मरीसा मुस्कुराने लगी। ओहो स्वीट मरीसा, अभी मिस्टर सरफराज तुम्हारी तारीफ़ें कर रहे थे। थैलिमा बेतकल्फ़ी से बोली। वाकई? मरीसा ने बैठते हुए कहा। हाँ, तुम्हें देखने से पहले मैं इनकी बात पर यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन देखने के बाद यकीन आ गया। मरीसा मुस्कुराते हुए बोली। हाँ, थैलिमा ने जवाब दिया। शुक्रिया, लेकिन मिस्टर सरफराज से आपकी शनासाई। शक ना करो डियर, हम सिर्फ चंद लम्हात कबल के साथी हैं। थैलिमा जल्दी से बोली। ओह नहीं, शक की बात नहीं है, मरीसा ने कहा और फिर वो थैलिमा से घुल मिलकर बातें करने लगी। फिर रक्स के लिए मौसीकी शुरू हो गई और मैंने मरीसा से दरख्वास्त की। थैलिमा ने खुशी से हम दोनों की इजाज़त दे दी और हम 24 फर्श पर हचकोले लेने लगे। सरफराज, मरीसा मेरे सीने से लिपटने की कोशिश करने लगी। तुम्हारे अंदर ये खुशगवार तब्दीली कैसे पैदा हो गई? बस हो गई। क्या तुम मेरी खुशियों का अंदाज़ा कर सकते हो? नहीं, मैंने जवाब दिया। बड़े शरीर हो, मरीसा हंसकर बोली। शायद। एक बात कहूँ? कहो। ये थैलिमा बूढ़े शोहर की जवान बीवी है। फिर? मुझे इसकी आंखें अच्छी नहीं मालूम हुई। भैंगी है क्या? ओह नहीं डियर, शरारत ना करो, मरीसा हंस पड़ी। क्या कहना चाहती हो भई? वो तुम्हें अजीब सी निगाहों से देख रही थी, जैसे तुम्हें पसंद। मैंने गौर नहीं किया, गौर करना भी नहीं। क्यों? बस मैं कह रही हूँ इसलिए। मरीसा, मैंने खुरदरे लहजे में कहा और मरीसा चौंक कर मुझे देखने लगी। नाराज़ हो गए डार्लिंग? बराह करम मेरे ज़ाती मामलात में मदाखलत की कोशिश मत करना। सॉरी सरफराज, तुम्हें आइंदा शिकायत ना होगी, मरीसा जल्दी से बोली और मैं खामोशी से रक्स करता रहा।
मेरे दिल में बार बार एक ही ख्वाहिश जन्म ले रही थी और मेरी निगाहें हर बार दरवाजे की तरफ उठ जाती, लेकिन आरज़ू पूरी नहीं हुई और रक्स का राउंड ख़त्म हो गया। दूसरे राउंड में थलीमा मेरे पार्टनर थी। वो बड़े वालहाना अंदाज में मुझ से लिपट कर रक्स कर रही थी। उसकी गरम गरम सांसें मेरे चेहरे से टकरा रही थी। राज, वो मखमूर से अंदाज में बोली, वो लड़की तुम्हारी कौन है? मरीसा? हाँ। साथी मंगेतर है? नहीं। तुम उससे प्यार करते हो? नहीं, मैंने सुकून से जवाब दिया। नहीं। थैल्मा उछल पड़ी, बिल्कुल नहीं। झूठ बोल रहे हो डार्लिंग। क्यों? तुम उसका शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। तो फिर? मेरा मतलब है कि तुम दोनों एक दूसरे से। लेकिन क्या वो इसी जहाज़ पर तुम्हारी दोस्त बनी थी? नहीं, वो मेरे साथ ही सफ़र कर रही थी। यही समझ ले मिस्टर जोनाथन, मैंने बेजारी से जवाब दिया। और तुम मुझे मिस्टर जोनाथन कहकर शायद मेरी हैसियत का एहसास दिलाया है, थैल्मा ने शिकायती अंदाज में कहा। कौन सी हैसियत मिस्टर जोनाथन? यही कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैं तो खुद किसी के काबिल नहीं हूँ थैलिमा, मैंने आहिस्ता से कहा। तुम जिस काबिल हो मुझसे पूछो। तुम्हारा चंद लम्हात का कुर्ब, तुम्हारी चंद लम्हात का साथ मेरे लिए क्या हैसियत रखता है, मैं ही जानती हूँ। मादाम थैलिमा, मैं आपकी इज्जत करता हूँ और मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ सरफराज। मिस्टर जोनाथन की जिसामत क्या है, हाथ पाँव के मजाज के कैसे हैं? मजाल है किसी की तुम्हें टेढ़ी निगाह से देखा जाए, थैल्मा ने औरत से जल्दी से कहा। औरत की बात का क्या भरोसा, मैंने शरारत से कहा। मुझे मिस्टर जोनाथन की इतनी जल्दी हो जाने वाली मोहब्बत पर हंसी आ रही थी। मेरे ऊपर भरोसा कर लो डार्लिंग, पहले मिस्टर जोनाथन से मेरी मुलाकात कराओ और उसके बाद फैसला करूंगा, मैंने जल्दी से कहा। डरपोक हो? हाँ। मान भी लो मेरी जान, उस बुढ़े को किताबों से ही फुर्सत नहीं, वो बेहस इंसान है। यकीन करो, अगर तुम उसके सामने भी मेरे बिस्तर में सो जाओ तो वो किताब पर नजरें उठाकर तुम्हें देखेगा, मुझे देखेगा और फिर नाक पर ऐनक दुरुस्त करेगा और किताब का वर्क उलटकर उसमें गुम हो जाएगा। कमाल है, मैंने हैरत से कहा। और उसी वक्त राउंड खत्म हो गया। ओहो डूज कहीं के, थैलिमा ने दांत पीसे। क्यों? अभी तुमसे जुदा होने को दिल नहीं चाह रहा था। फिर सही थैलिमा, चौथा राउंड मेरे साथ नाचोगे? नहीं। और तीसरा? वो भी नहीं। तब कोई बात नहीं है, थैलिमा ने मुस्कुराते हुए कहा और हम अपनी मेज पर वापस आ गए। मरीसा ने यह राउंड किसी के साथ नहीं नाचा था, हालांकि दूसरों ने उसे दरख्वास्त भी की थी। मुझे इजाज़त, मैंने कहा। अरे कहाँ? दोनों औरतें चौंक कर बोली, थक गया हूँ। इतनी जल्दी? मरीसा बोली। हाँ। आओ फिर खुली हवा में चलकर खड़े हों, मरीसा जल्दी से बोली। और फिर उसने चुटकी बजाकर वेटर को तलब किया और अपने पर्स से बिल अदा करके उठ गई। लेकिन अब मुझे बोरियत हो रही थी, जैसा मेरा मकसद पूरा नहीं हुआ था। मेरी दिल्ली ख्वाहिश थी कि कौसर हमें देख ले, मेरी तरफ से उसके दिल में फिर नफरत पैदा हो जाए, वो मुझसे मुतासर ना हो, इसीलिए मैंने यह खेल खेला था। वरना थैलिमा और मरीसा मेरे लिए कोई कशिश नहीं रखती थी, कोई हैसियत नहीं रखती थी। मैं बाहर निकला, लेकिन अचानक मैं खुश हो गया और मैंने कौसर की झलक देख ली थी। मैं उसकी तरफ से अनजान बन गया और फिर मैंने मरीसा के बाजू में बाजू डाल दिया। थैलिमा से बिल्कुल चिपक कर मैं अरशे की तरफ चल पड़ा। रफ्तार बहुत सुस्त थी, शदीद ख्वाहिश थी कि कौसर हमें देख ले। अचानक मेरा मूड खुशगवार हो गया था और मैं बात बात पर हंसने लगा। दोनों ख़वातीन जो चंद शायद कबल मेरी बददिली महसूस करने लगी थी, फिर खुश हो गईं। तब मैंने नहायत एहतियात से उस किसी में देखा जहां कौसर की झलक नजर आई थी और फिर एक ठंडी सांस ली। कौसर अपनी जगह साकत खड़ी थी। ये हैरत है, मैंने सोचा, और उसके बाद नफरत शुरू हो गई। हाँ कौसर, तुम जो कुछ भी हो, मगरूर, नकचड़ी, बददिमाग, लेकिन एक ऐसे शख्स की बेटी हो जो बेहद नेक नफ्स इंसान है और मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। काफ़ी देर तक मैं दोनों औरतों के साथ रहा। मरीसा बहुत खुश थी। थैलिमा भी अजहार इश्क के किसी मौका को हाथ से नहीं जाने दे रही थी। फिर वापसी हुई। थैलिमा ने मुझसे दूसरे दिन मुलाकात का वादा लिया। कौसर का दूर दूर तक पता नहीं था। मरीसा ने अपने कैबिन के नज़दीक पहुंचकर मुझे अंदर आने की दावत दी। नहीं मरीसा, फिर सही, लिबास तब्दील करूंगा, आराम करूंगा। थकन महसूस कर रहे हो, यूं ही समझ लो। मेरे ही कैबिन में आराम कर लो सरफराज।
शुक्रिया, ये मुमकिन नहीं है, मैंने खुश्क लहजे में कहा और वापसी के लिए मुड़ गया। अरे अरे सरफराज, सुनो तो सही, मरीसा ने कहा और मैं रुक गया। तुमने मेरी बात का गलत मतलब निकाला है। ऐसी कोई बात नहीं है मिस मरीसा, अब आप भी आराम करें, मैंने कहा और तेजी से पलट पड़ा। फिर मैं अपने कैबिन में आ गया। जहन में कोई खास तासुर नहीं था, बस एक काम करना था, कर दिया। हाँ, फरदान की कहानी रह रह कर जहन में आ जाती थी और मैं उसके बारे में गौर करने लगता था। मेरी और उसकी कहानी का एक हिस्सा काफ़ी मिलता जुलता था, लेकिन उसके बाद मेरे साथ वो कैफियत नहीं थी जो फरदान के साथ। मुझे तो इस दुनिया में ऐसे हमदर्द, ऐसे मोहब्बत करने वाले मिले थे जिन्होंने मेरे दिल को थाम लिया था। रशीदुद्दीन साहब, बेगम रशीदुद्दीन, नवाब फिरोजुद्दीन और कहकशां, और जहन में फिर वही तस्वीर उभर आई। सफ़ेद लिबास, दुआ के लिए उठे हुए हाथ और उसका हूरों का तकद्दस लिए हुए पाकीज़ा चेहरा। ना जाने क्यों ये लड़की मेरे जहन पर छा गई है, हालांकि दिल की गहराइयों में उसके लिए कोई खास जज्बा नहीं था। और फिर मैंने जहन का रुख कौसर की तरफ मोड़ दिया और दूसरे अंदाज से सोचने लगा। अभी रात की इब्तिदा हुई थी, उसी वक्त से कैबिन में घुसे रहना अजीब था। खाना वगैरह भी नहीं खाया था, चुनाचा मैंने लिबास तब्दील किया और बाल वगैरह दुरुस्त करके बाहर निकल आया। लेकिन दरवाजे पर कदम रखते ही मैं ठठक गया। कौसर दरवाजे के बिल्कुल करीब खड़ी थी, उदास सी, खामोश थी। मुझे देखकर उसने एक झुरझुरी ली और संभल कर मुस्कुराने लगी। अरे कौसर साहबा, आप? अब्बू बुला रहे हैं आपको, अभी आई हूँ, वो किसी कदर घबराए हुए अंदाज में बोली। तो आपने दस्तक क्यों ना दी? बस देने ही वाली थी, वो बोली। आवाज की लर्जश नुमाया थी। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं नवाब साहब? शतरंज फैलाए बैठे हैं। कौसर खवा हंसती और मुझे सख्त मायूसी हुई। मेरा तो ख्याल था कि वो आतिशे पा हो चुकी होगी। थोड़ी देर के बाद हम नवाब साहब के कैबिन में दाखिल हो गए। अरे भाई, इतनी देर? 15 मिनट से इंतजार कर रहा हूँ। देखो इस कर्नल डिक्सन ने मेरी क्या हालत बना रखी है, नवाब साहब ने बसात की तरफ इशारा करके कहा। कैबिन में बहुत से लोग मौजूद थे और कर्नल डिक्सन और नवाब साहब का खेल देख रहे थे। कर्नल ने नवाब साहब को बुरी तरह फांस रखा था और जोश में उसने ये बात भी कबूल कर ली थी कि अब नवाब साहब की किसी की मदद ले लें, मौत से ना बच सकेंगे। तो नवाब साहब ने मुझे बुला भेजा था। बताओ अब क्या करूं? नवाब साहब बोले। कमाल है नवाब साहब, ये पैदल आगे बढ़ा दें, खतरा टल जाएगा, मैंने बसात देकर कहा और खुद नवाब साहब का एक पैदल आगे बढ़ा दिया और लोगों के मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए। कमाल है, वाकई कमाल है, कर्नल डिक्सन बड़बड़ाया। ये आदमी है या जादूगर? चलो कर्नल डिक्सन, अब चलो, देखी पैदल की चाल। नवाब फिरोजुद्दीन बच्चों की तरह कहके लगाने लगे। कर्नल डिक्सन की पेशानी की रगें उभर आई थी और फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे देखा और बोले, साजजादे, तुमने ना सिर्फ नवाब के बच्चे को खतरे से निकाल दिया है, बल्कि मुझे एक और मुसीबत में फंसा दिया है। शतरंज का जादूगर, नवाब साहब ने फिर कहका लगाया। मेरा ख्याल है ये बाजी खत्म कर दी जाए, अजीब सूरत हाल हो गई है, कर्नल डिक्सन ने कहा। चलो तुम मुसीबत में फंस गए हो तो मैं मान लेता हूँ, हालांकि ये तुम्हारी शिकस्त की एक किस्म है। बहरहाल चौंके चाल मेरी नहीं है, इसलिए मैं इसे जारी रखने पर इसरार नहीं करूँगा। और कर्नल डिक्सन ने बसात उलट दी। तमाम लोग दिलचस्प निगाहों से मेरी तरफ देख रहे थे। खास तौर से कर्नल डिक्सन मुझसे बहुत मुतासर हुआ था। बैठो सरफराज, यूं भी तुम मुझे हमेशा एक पुर इसरार नौजवान लगे हो। क्या पियोगे? कुछ नहीं शुक्रिया, मैं बैठ गया। क्या तुमने किसी बैनुल अक़वामी मुकाबले में हिस्सा लिया है? कर्नल डिक्सन ने पूछा। ओह नहीं, बस यूं ही, मैंने इनकिसारी से कहा। इस महम से वापसी पर मैं तुम्हारी तरफ से चैलेंज करूंगा। मैं ना खेल सकूंगा। अरे क्यों? बस ये मेरा जाती शौक है, किसी किस्म की नुमाइश से हमेशा घबराता हूँ। शोहरत, दौलत, इज्जत सब कुछ हासिल कर लोगे, कर्नल बोला। इसका ख्वाहिशमंद जरूर हूँ, लेकिन इस तरह नहीं। फिर इसमें हर्ज क्या है? नहीं कर्नल, तुम इसे मजबूर ना कर सकोगे। बात सिर्फ शतरंज की होती तो ठीक थी। कौन कौन से मुकाबलों में हिस्सा दिलाओगे? निशानाबाजी का कोई माहर हो तो उससे मुकाबला कर ले। घुड़सवारी पर किसी को नाज हो तो सरफराज के सामने आ जाए। कमाल का इंसान है, वाकई बड़ी मुतासर कुन शख्सियत है।
मुझे इजाजत नवाब साहब, मैंने कहा। तारीफों से भी घबराता है, नवाब साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, और दूसरे लोग हंसने लगे। कौसर साहबा एक तरफ खड़ी मोहब्बत पाश निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी और मुझे ये निगाहें खौफजदा कर देती थीं। इस वक्त कोई भी कौसर के चेहरे की तरफ देख लेता तो उसकी दिली कफियात का अंदाजा लगा सकता था। मैं खड़ा हो गया और नवाब साहब बोले, खतरा टल रहा है डिक्सन, लगाओगे दूसरी बाजी? हाँ हाँ, तुमसे तो हर वक्त खेलने को तैयार हूं, कर्नल डिक्सन ने कहा, और मैं इजाजत लेकर बाहर निकल आया। दरवाजे से निकलते हुए मैंने कौसर की आवाज सुनी थी, मैं भी जा रही हूं अबू, और फिर मेरे अकब में निकल आई। अखलाकन मुझे रुकना पड़ा। कौसर मेरे नजदीक आ गई। आइए कौसर, मैंने कहा, और मेरे कदमों से कदम मिलाकर चलने लगी। कहीं जा तो नहीं रही थी आप? नहीं। नवाब साहब शतरंज में फंस गए हैं, ना जाने कब तक बाजी जमी रहे, जब तक मैं जाकर बसात ना छीन लाऊं। कौसर मुस्कुराती हुई बोली और मैं हंसने लगा। हम दोनों अरशे पर पहुंच गए थे और फिर रेलिंग से टिककर समुंदर की लहरों को देखने लगे। जहाज में इससे दिलचस्प मशगला कोई नहीं होता, हाँ सिर्फ उनके लिए जो तन्हाई पसंद हों। कई मिनट उसी अंदाज में गुजर गए, तब मैंने ही कौसर को मुखातब किया। कौसर साहबा जी, क्या सोच रही हैं आप? सोच रही हूं कि इस वक्त आपके जहन पर गरां तो नहीं गुजर रही, ना जाने आप किस मूड में हो। कौसर ने जवाब दिया, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कौसर। कौसर साहबा, मैंने जल्दी से कहा, कुछ बातें करें जरूर। आप महसूस तो नहीं करेंगे? हरगिज नहीं। आप मुझे फरेब देने की कोशिश में खुद को फरेब देने लगे हैं। जी? मैं हैरत से बोला। हाँ सरफराज साहब, बराह करम मुझे फरेब देने की कोशिश में खुद को ना गिराइए। मेरी निगाहों में आपकी मुकम्मल शख्सियत है, लेकिन दूसरे आपको वो नहीं समझ सकते जो आप हैं।